ये जो दो हवाले मैंने दिए हैं रिपोर्ट में, और दो हवाले की इशाक डार पहुंचे बांग्लादेश में, वहां तो लोग कह रहे हैं पहले 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगो। उधर मरियम नवाज 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर पहुंची हैं। लोग कह रहे हैं ऊपर से कंगला मुल्क के 27 लोगों का डेलीगेशन, जनता के टैक्स के पैसे से ऐश हो रही है। देखिए, ये तो हमेशा से होता है कि ये जनता के पैसे से ही ऐश और आराम इनके रहते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा ही होगा कि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनकी भी सैलरीज जो है वो कई कई परसेंटेज उनकी बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ा दी गई थी, जबकि आम आदमी जो यहाँ पे रह रहा है वो बेचारा परेशान है। लेकिन इनके मिनिस्टर्स को, उनके एडवाइजर्स को, जो लंबी फौज ये रखते हैं अपने सबके सब, उनके ऊपर इन्हें कोई शर्म नहीं आती। जहां तक बांग्लादेश की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान ने अगर आगे की तरफ बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो उन्हें बिल्कुल बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए 71 के लिए जो उन्होंने कहा है। पाकिस्तान के मीडिया पे हर खबर बताई जा रही है कि इसाक डार साहब गए थे तो उन्होंने क्या बात की है, लेकिन ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा मिसिंग है, बिल्कुल भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं बताया जा रहा है। और पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, थोड़ी इज्जत अपनी रह जाएगी अगर हम माफी मांग लेंगे। कोई बुरी बात नहीं है, गलती हुई थी और उस गलती को एक्सेप्ट करना जो है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इनके पास। डॉक्टर इरशाद आरजू कह रही हैं कि माफी मांगिए, दूसरा रास्ता बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया पांडे जी। मैं आपसे अर्ज करूं कि पता क्या, ये जो कुछ आप बता रहे थे अभी, मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में भी आपने बात की कि बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर के पहुंची जापान। पहले तो मैं जवाब दूंगा, ये वो इसी तरह है जिस तरह के बांग्लादेश को अभी जनाब आरजू काजमी साहबा फरमा रही थी, इसी तरह जापान के दौरे को, मरियम नवाज शरीफ साहबा के दौरे को जो ये बताया जा रहा है, ये चंद अपोजिशन के लोग होते हैं जिनको शरारती भी कहा जाता है और दूसरे लफ्ज में शैतान भी कहा जाता है, जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। इस वक्त जो हुकूमत है बांग्लादेश में, वो बड़ी मोहब्बत एहतराम के साथ हमारे साथ मुआहदे कर रही है और हमारे बहुत सारे मुआहदे हो चुके हैं। हमारे जो डिप्लोमेट हैं वो बगैर वीजे के, और जितने भी हमारे सरकारी लोग होंगे ब्लू पासपोर्ट वाले, बगैर वीजे के बांग्लादेश आना जाना शुरू हो गया। एक एक करके बहुत समय, एक एक करके अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है, चर्चा की शुरुआत हुई है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं हमने ये मसाइल हल कर लिया, हमने ये मसाइल हल कर लिया। हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। पता नहीं आपके पाकिस्तान में क्या कहा जाता होगा इसे। वही हालत हो गई है। इशाक डार पहुंचे, वहां का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पहले औपचारिक तौर पर कबूल करो, माफी मांगो, फिर आगे का देखेंगे। ये आरजू कह रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान के आप छिपा रहे हैं, दरअसल आप गड्ढा खोद रहे थे भारत के लिए, उसी में गिर रहे हैं। आप सुने देखें, गड्ढा तो तब खोदा जाता है कि जब हम आपकी तरह शरारतें करें। हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तो आतंकी हरकतें करते हैं, शरारत कहाँ करते हैं। पांडे जी बात पूरी करने दें। देखिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सिंध ताज मुआहदे के तहत हमें अलर्ट किया पाकिस्तान को कि सैलाब आने वाला। आपका शुक्रिया कि आपने लोगों को जाने जाए होने से आपने अलर्ट किया और हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया लोगों का। देखिए, हम अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। जो अच्छा काम करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे, जो आप बुरा काम करेंगे, जैसा कि आरजू बुरा काम कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है और बोलती रहेंगी, ये किसी दिन इसका खमियाजा भुगतेंगी। मैंने बार बार आपके चैनल पे कहता हूं, जरा इरशाद और आरजू को इरशाद धमकी देनी बंद करो, मुझे धमकी देनी बंद करो, धमकी देनी बंद करो, धमकी देनी बंद करो, धमकी नहीं देनी। किसी को भी इंडियन चैनल के ऊपर आप धमका नहीं सकते। ये आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको थैंक यू करता हूं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन चैनल के ऊपर धमकी देना, इरशाद साहब थोड़ा सा नहीं, मैं सुनूं कैसे? आप धमका रहे हैं, आप इसके ऊपर खमियाजे की बातें कर रहे हैं, इन्हें भुगतना पड़ेगा। चलिए मैं बोलता हूँ क्या भुगतेंगे, क्या भुगता लेंगे? नहीं, कर्नल सर जरा उनको स्क्रीन पर लाता हूं जिनको धमकी दी गई है। जरा आरजू को लाइए। कर्नल शैलेंद्र में आता हूं, कर्नल शैलेंद्र में आता हूं। आरजू काजमी को रखिए इसी फ्रेम में, मेरे साथ आरजू काजमी और डॉक्टर इरशाद को रखिए। नहीं, एक मिनट, डॉक्टर इरशाद रुक जाइए भाई, रुकिए। कर्नल शैलेंद्र में आता हूं आपके पास। नहीं, रुकिए डॉक्टर इरशाद, मैं आपको भरपूर समय दूंगा, एकदम आपकी कोई शिकायत समय को लेकर नहीं होगी। लेकिन मैं आरजू को फिर से लाता हूं स्क्रीन पर। जरा 3 लोगों का फ्रेम बनाइए। एक मिनट रुकिए। डॉक्टर इरशाद, आरजू, यही दिक्कत है पाकिस्तान में। एक सच्चा पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के हित की बात कर दे, जो गड्ढा भारत के लिए खोद रहे थे उसमें गिर रहे हैं, 1971 के लिए माफी मांग ले। अगर बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने आपने ये बात की तो कह रहे हैं कि आरजू को देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आरजू झूठ बोलती है। देखिए मेरी बात, कैन आई से समथिंग?
देखें, अगर झूठ बोलने के ऊपर सिंग निकलते ना तो ये डॉक्टर इरशाद 12 सिंगा होते इस वक्त। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान अगर माफी मांगता है तो उससे हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी, हमारे टर्म्स ठीक ही होंगे। और ये रिपोर्ट में है कि बांग्लादेश ने माफी मांगने को कहा है, ये कोई मैं नहीं कह रही है, मैंने नहीं रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन हमारा मेन मीडिया जो है वो छुपा रहे हैं उस बात को हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। मैं आपको भेज दूंगी, मैं आपको भेज दूंगी मैं आपको। ये क्या बात हुई है? आपको पता नहीं है कि क्या लेटर मैं लिखे थ्रेट नहीं गए? करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप वो बोला करें जो सच हो। आप ये सच ही बोल रही हूँ सर, सच ही बोल रही है, सच ही बोल रही है और झूठ मत बोले। मेरी बात सुनो आरजू, एक मिनट। कर्नल साहब को कहें जिस तरह आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है, ये मोदी सरकार को गाली दे के दिखाएं। मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो पाकिस्तान चलाने वालों ने गलत किया है। आप चीजों को गलत मत करें, आप जाकर सर बूट पॉलिश करें, ठीक है, जो आपका काम है। बूट पॉलिश करके भी आपको कोई सीट नहीं मिल रही है। आप कब से जूते साफ कर रहे हैं, फिर भी वो आपको कोई सीट नहीं दे रहे। आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी PMLN आपको कोई सीट नहीं दे रही है, मुझे मालूम और आप लगे जूते पॉलिश करने में। सच बोलिए। मुझे मालूम है मेरी पार्टी ने मुझे क्या दिया और क्या दे रही है मुल्क को। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों के लिए चाहिए, मुझे आप जैसे लोगों के लिए चाहिए जो बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है? मेरा बिजनेस है, मैं पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे लोग जानते हैं। आप जैसे लोगों के लिए काम कर रही है, इसीलिए लोग जानते हैं, इसीलिए लोग जानते हैं। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आप डिबेट में तीसरे किरदार की एंट्री कराता हूँ। आरजू रुक जाइए। और डॉक्टर इरशाद, पता नहीं आरजू ने तो कह दिया कि आपकी 12 सींगें होती है। एक बार उन्होंने कह दिया था कि आप इतना झूठ बोलते हैं कि आपकी नाक पाकिस्तान से निकलकर नोएडा स्टूडियो तक आ जाती। तो ये बात है। खैर, ये भी उन्होंने खुलासा कर दिया भारतीय टेलीविजन पर कि आप वहां पर टिकट के चक्कर में बूट पॉलिश कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो लगातार चाहूंगा कि आप दोनों लोग मेरे शो पर आए, पता नहीं क्या क्या लेकर खुलासे होंगे। अब मैं शोएब चौधरी को इंट्रोड्यूस करता हूं। शोएब चौधरी, सुनिए आप शोएब चौधरी को आप लोग सुनिए, बांग्लादेश के पत्रकार हैं। शोएब चौधरी, क्या हालत है भाई बांग्लादेश में? ये तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने तो सब कुछ अच्छा कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, बांग्लादेश से ये हो गया वो हो गया। उधर बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय कह रहा है पहले माफी मांग लो फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पांडे भाई, और भारत से जो यहाँ जो पैनलिस्ट है सबको मेरे तरफ से नमस्कार, और आरजू काज़मी को भी हमारे तरफ से नमस्कार। देखिए, ये जो इसाक अहमद खान साहब ये जो इसाक अहमद खान साहब है, ये बहुत नेक इंसान है। पिछले साल किसी टेलीविजन चैनल पे आके उन्होंने इकरार की, आरजू काज़मी जी भी उस प्रोग्राम में थे, मैं भी था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जहाज बुझाई करके पाकिस्तान कोकेन भेज रहा है और हथियार भेज रहा है, और ये पाकिस्तान हमारे पास क्या माफी मांगेगा? ये अगर हिटलर जाएगा इजराइल, जाके माफी मांगेगा, यहूदी कभी इसको माफ करेगा? पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान हमारे सदा दुश्मन है। चुप हो जाइए आप। जब बांग्लादेश का आरजू काज़मी है, पाकिस्तान में एक आरजू काज़मी है, एक बांग्लादेश की आरजू काज़मी, ये बैठी है हेडफोन में गधे की आवाज आ रही है। आप चुप हो जाइए। गधा बोलेगा तो गधे की आवाज आएगी ना, गधे की आवाज आ रही है मुझे। अभी ये जो इशाद कर रहा है, गधे की आवाज आ रही है। अरे डॉक्टर इरशाद, मुझे मालूम है पाकिस्तान में गधे बहुत ज्यादा हैं। आपकी आधी इकोनॉमी पाकिस्तान पर आप सेंट्रलाइज करने की सोच रहे हैं, तो आपको गधे की आवाज सुनाई देगी। एक बार सुन लीजिए, शोएब चौधरी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे भाई, एक बार सुन लीजिए उनको, भले आप उनसे सहमत ना हो, सुनिए तो सही। बोलिए। ये जो इसाक बांग्लादेश में आए, उसने कहा कि बंगाली के दिल साफ नहीं है, और उसने वो भी कहा कि वो कभी माफी मांगेंगे नहीं। अभी बांग्लादेश के साथ क्या क्या एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान का? स्टूडेंट्स ले जाएगा। अरे पाकिस्तान भिखारी मुल्क, भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, वो हमसे स्टूडेंट ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? ISI रिक्रूटमेंट, ये ISI रिक्रूट करना चाहते हैं हमारे छात्र लोगों को। जैसे पिछले साल पाकिस्तान के जो आका है अमेरिकी डीप स्टेट, उसके साथ मिलकर बांग्लादेश को बर्बाद किया, और भी बर्बाद और भी तबाही करने के लिए पाकिस्तान को तो उन लोगों ने कब्रिस्तान बना ही दिया। पाकिस्तान कब्रिस्तान है, अभी बांग्लादेश को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में है। मगर मैं इसाक दर साहब को और ऐसे जैसे पाकिस्तानी बेलौस पाकिस्तानी है सबको कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी की कोई जगह बांग्लादेश में नहीं है। ठीक है शोएब चौधरी, मैं आपके सामने मेजर नदीम को रखता हूं। डॉक्टर इरशाद की जगह इसी फ्रेम में रखिए मेजर नदीम को। मेजर नदीम, एक बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया कि पाकिस्तान के पास तो भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है भाई।
यानी भीख में जो 2-4 आने मिलेंगे वो कहां रखेंगे, वो कटोरा भी नहीं है, ये तो कह रहे हैं। और इशाक डार ट्रेड के लिए नहीं गए, इशाक डार इसलिए गए कि आईएसआई को एक प्लॉट मिले कि कहां से आतंकियों की भर्ती करनी है, ब्रेन वॉश करके, क्योंकि जो कट्टरता का जहर बांग्लादेश में घोला जा रहा, तो भारत में आतंकी भेजने तो बांग्लादेश से उठाने हैं। देखिए, ये तो खुद इनरोल हुए इस वक्त रॉम है ये इरशाद साहब जो बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जो ये हमारी बहन बैठी हुई है, ये भी मुझे लगती है कि शायद ये भी इन्वॉल्व हुई है। दूसरी बात ये है कि मैं और ये एमएलए साहब बैठे हुए हैं जो दिफा कर रहे हैं, आपने हमारे अंदर ये घुसपैठिए बिठा दिए। फिर एक बात राजीव भाई देखें, ये जो बातें कर रहे हैं इस वक्त तो खुद एक उनकी घुसपैठिया आपके पास, आपने उनको अपने पास रखा हुआ है, शेख हसीना वाजिद को, ठीक है, वो वहां से भगोड़ी होके बांग्लादेश से भागकर वो इंडिया में जाके पनाह लेंगे। पूरा बांग्लादेश उनके खिलाफ है और वो आपसे मांग रहा है कि उन्हें वापस दीजिए आप। लेकिन आप लोगों की क्योंकि हमेशा से ये रीत रही है कि दहशतगर्दों को, मुजरिमों को पनाह दे, तो आप उनको पनाह दे रहे हैं। मेजर नदीम, मेजर नदीम, हमारे मैं एक और ललित अंबादार ने नहीं बोला है, मैं उनको भी 30 सेकंड देता हूं। आपने कहा ना घुसपैठिए, ललित अंबादार घुसपैठिए कौन है? क्या ये पाकिस्तान घुसपैठिया नहीं है जो हमारे कश्मीर में आकर बैठा हुआ है, एक हिस्सा लेकर बैठा हुआ है? तो असली घुसपैठिया तो ये पाकिस्तान है। राकेश जी, आपको बताना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो साइकोलॉजी है, ऐसी है। इन्होंने मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह से फांसी पे लाने की कोशिश की, क्योंकि बोला कि क्योंकि रावलपिंडी के साथ उनकी बनती नहीं थी। उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन डेमोक्रेसी में विश्वास करना चाहिए, तो उन्होंने उसको लगभग फांसी दी। तो हिंदुस्तान में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस वक्त इंटरवीन किया, दूसरी बात उन्होंने, अरे सर आप बोल रहे हो ना, अरे आप सुनिए अब इन्होंने अपने वजीर आजम जो रह चुके हैं वहां के जुल्फकार अली भुट्टो, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ जहाद देने की कसम खाई थी, बोले हम घास खाएंगे लेकिन हिंदुस्तान के साथ 1000 साल जंग करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर 1000 काट के खून बहाएंगे, लेकिन उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया। और बांग्लादेश के अंदर बताना चाहता हूँ, इनको भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों को भी सुनिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जानते हैं आप कौन सी है? जो जबान, मादर जबान के कौन सा है? जब पाकिस्तानियों ने 1950 के दशक में ढाका यूनिवर्सिटी में बंगालियों के ऊपर कत्लेआम किया था, लड़कियों को मार दिया था, ये फिर शुरुआत थी बांग्लादेश की आजादी की। तो बांग्लादेश आपको माफ नहीं करेगा। और ये मत भूलिएगा, आज की तारीख में जो यूनुस और जो जमात इस्लामी जहां पर बांग्लादेश की है, आपसे गठजोड़ करे, ये मत भूलिए, अवामी लीग 35% अभी भी वहां के इलेक्टोरल फोर्स है। आप ये जो यूनुस की और सोहेब चौधरी को लाता हूं, इसके बाद कर्नल शैलेंद्र आपके पास आऊंगा। वहां पे मुक्ति सोहेब चौधरी ये कह रहे हैं घुसपैठिया कौन है, जरा इन्हें समझाइए कि घुसपैठिया कौन है। पीओके में ये घुसपैठिया, बांग्लादेश में ये घुसपैठ कर रहे हैं, जरा इन्हें बताइए सोहेब चौधरी। घुसपैठिए तो वहां से भागी है, वो लोमड़ी वहां से भागी है। नहीं, वो भगाना पड़ेगा आपको। अब सोहेब चौधरी को सुनिए, वो बताएंगे घुसपैठिया कौन है। सुनिए एक बांग्लादेशी को, सुनिए एक बांग्लादेशी। ये इरशाद साहब ये उसी हेलीकॉप्टर में आए जिसमें वो आई है। मेजर नदीम सुनिए एक बांग्लादेशी को सुनिए, उसके बाद भारत के एक सैन्य अधिकारी को भी आपको सुनवाऊंगा। सुनिए सोहेब चौधरी बोलिए। मेजर नदीम प्लीज, बहुत अच्छे से डिबेट चल रही है, थोड़ा सा चलने दीजिए उसको। सोहेब चौधरी बोलिए। देखिए पांडे भाई, इन लोगों ने हमारे 30 लाख लोगों को मारा 71 में, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लौटा, और अभी ये आके कह रहे कि आ जाओ गले मिल जाओ। ये तो पाकिस्तान, मैंने क्या कहा, एकमात्र दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता होगा नहीं। और पाकिस्तान अभी जो नाजायज कोशिश कर रहे, 71 में तो हम लोगों ने लात मार के निकाला था पाकिस्तानियों को, फिर से लात मार के निकालेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश बंगाली का है, बांग्लादेश बंगाली का है, इंडिया में बैठे जाके आपको लात पड़ी हुई है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, तुम लोगों की कटोरी भी नहीं आके भरे भागिए जूते छोड़ के, जूते छोड़ के भागिए। बाप को तुम्हारा बात कर रहे हैं पॉलिश करने की, जूते छोड़ के फिर से तुमको लात मारेंगे। तुम कौन हो बांग्लादेश में आके ऐसी बात करने मिली? तुम कौन है? तुम लोग कोई भी नहीं है, तुम पाकिस्तानी वही खूनी है, वही खूनी के औलाद है जो हमारे बंगाली को मारा था। आया है, लात खाओगे फिर से। बांग्लादेश में अभी पाकिस्तानी की कब्र होगा, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ। आके देखो ढाका में क्या हो रहा है। तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, किसी मंदिर के अंदर होगी, ये मैं बता दूं।
किसी मंदिर में होगी तुम्हारी कब्र। देख अब लेना। सुनिए, मैं आता हूँ ये बीच टाइम में। तो गुजर जाएगा। अब इसीलिए कहता हूँ मेजर नदीम, थोड़ा सा बोलने से पहले ना दिमाग, सिर के हिस्से का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जिसको दिमाग कहते हैं, वो आपके पास नहीं भाई है। जैसे आप बोल भाई हिंदू धर्म में कब्रें नहीं हुआ करती है तो मंदिर में कहां से कब्र हो जाएगी? ये इनकी तो थोड़ा बनेगी। सा सिर के ऊपर ही हिस्से का इस्तेमाल करिए जिसको दिमाग कहते हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र वो है नहीं इनके पास, तो मंदिर में कब्र खोजेंगे। 1971 की माफी पर बवाल हुआ पड़ा है बांग्लादेश में, सड़कों पर वो दिखाई नहीं देगा, वो मीडिया में छिपा देंगे और क्या तो 27 लोग का डेलीगेशन लेकर चलो रे एक वर्ल्ड एक्सपो में। नहीं वो 27 का डेलीगेशन। जय हिंद। आ रहा हूं मेजर नदीम, इस पर भी आऊंगा, रुक जाइए। सुनिए कर्नल शैलेंद्र। जय हिंद, नमस्कार नदीम। जय हिंद सर। वी विल हैव लिटिल डिसिप्लिन बिटवीन आर्मी ऑफिसर्स। इरशाद भाई आपके लिए नमस्कार, क्योंकि आप पिछली बार किसी के लिए रह गए। और एक बात बताऊं इरशाद भाई और नदीम, आपके लिए ललित भी, भाई, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के क्रिटिक होने चाहिए, अच्छी क्रिटिक होने चाहिए, चीजें ठीक हों। परफेक्ट ना? सो अब आप बताओ। नहीं अल्लाह नहीं करे, आप और मैं करें, अगर यहाँ हम कर नहीं पा रहे तो अल्लाह कहाँ बीच में बेचारा लाएगा? नहीं, यहाँ भी हमें करनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, तो इसीलिए आज अगर डिस्कशन बांग्लादेश पर है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के चौधरी साहब को मौका ज्यादा मिलना चाहिए चीजें क्लैरिफाई करने का। फिर भी एक बड़ी बात करी गई है, क्लीन इट्स हार्ट, ये आपके सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, और ऊपर से उसने डाल दिया कि इस्लाम टेल्स अस दिस। आप एक बात बताओ, डज इस्लाम आपको ये सिखाता है कि जो बर्बरता वहां करी गई वो इस्लाम सिखाता है? इस्लाम नहीं सिखाता। इसलिए अरे जब मैं आता हूं तो गैर मुल्की फौज आ गई। गैर मुल्की फौज ने हमला किया एक सोवरेन कंट्री पे, और वो आपकी कंट्री थी सर। नदीम, मैं क्लैरिफाई करता हूं, आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप उसको अपोज करें। अब आगे बात आपने जो बोल दिया, चलिए मैं जवाब भी दे दूं कि ये झूठ है। आप एक बात बताइए, अगर झूठ है तो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों बोला कि 1974 ट्राइपार्टाइट पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया था बर्बरता हुई है? ये तो ऑफिशियल है। देखो आपस में झूठ नहीं बोलेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आप ही के उसने बोला। और बाय द वे, वो जो 74 का एग्रीमेंट वो ट्राइपार्टाइट वाला दे रहे हैं, उसमें तीसरी पार्टी कौन थी? हाँ इरशाद भाई, कौन थी तीसरी पार्टी? ट्राइपार्टाइट था ना? कौन था वो तीसरा आदमी जिसके जोर में आपको ये बोलना पड़ गया? अगर आप बोलते हो तो। नहीं मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपके लिए सोचने का टाइम दे रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात है, अब आप लोगों ने जो कहा, सोचने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे आर्गुमेंट कीजिए। नहीं आर्गुमेंट क्यों करें भाइयों में आर्गुमेंट नहीं होता, देश के लिए अच्छी बात होती है। आपने कहा दहशतगर्द, ओसामा कहाँ था? कौन सी कंट्री थी वो दहशतगर्द? कहाँ था हाफिज और है अभी हाफिज, जहां होती है दहशतगर्दी? जहां मसूद है, कहाँ है मसूद और कहाँ है दहशतगर्दी? कहाँ है लखवी, कहाँ है दहशतगर्दी? आप बताएं। और एक सबसे बड़ी बात नदीम आपके लिए, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि वो बात चल रही थी ना कि मारेंगे, लात मारेंगे, जूता मारेंगे, जो भी बोलेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा किया तो भागे क्यों? उसको छोड़कर क्यों भागे? 93,000 मैं आता हूं। डॉक्टर इरशाद, चलिए बोल लीजिए। डॉक्टर इरशाद बोल लीजिए। वायलेशन एक सोवरेन कंट्री की आपने वायलेट की सर। आपने एक सोवरेन कंट्री की मेजर नदीम सोवरेन कंट्री को तो आप हर रोज वायलेट करते हैं भाई, आतंकी भेजकर, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके। चौधरी सोवरेन कंट्री वाला लॉजिक लेकर मेरे सामने बताया करिए। और कम से कम पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस बात के लिए बेइज्जत है कि वो ये तर्क नहीं दे सकता है। डॉक्टर इरशाद बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए कर्नल साहब, आप बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें आपने की बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, और हम छोड़कर भागे बांग्लादेश को। हम छोड़कर भागे नहीं बांग्लादेश को, बांग्लादेश हमसे अलहदा करवाया गया, हिंदुस्तान ने एक साजिश की। इसके पीछे हिंदुस्तान था, मानते हैं आप लोग, आपके लोग मानते हैं। आप चाहते ये थे कि हम बंगालियों का कत्लो गारत करें, लेकिन चूंकि हम इंसानियत से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, बंगाली हमारे बहन भाई बच्चे थे, हमने उनकी हिफाजत की। मैं बोलने दे पहले, और यार बात करना साहब, बात सुन ले प्लीज। देखिए मैं आपके दरमियान में बिल्कुल नहीं बोला। और ये चौधरी साहब, मैंने कहा कि चौधरी साहब और आरजू काजमी एक ही तस्वीर के दो रुख हैं।
ये दोनों ऐसे हैं जो अपने मुल्क से प्यार करते होंगे, ना अपने इदारों से प्यार करते होंगे, ना अपने लोगों का इनको ये हक आप नहीं ले सकते। ये एक हकीकत है कि मैं आपको दे रहा हूं ना। डॉक्टर ये इरशाद हक आप नहीं ले सकते। डॉक्टर इरशाद, आप उनसे आप नहीं अपने ले मुल्क से सकते। कितना प्यार करते हैं वो दिख गया। आप रहने दीजिए। आप सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, पूरा चाइना को घुसाकर रखा हुआ है अपने मुल्क में, जहां तक आप सॉवरेनिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान इंसानियत की बातचीत कर रहे हैं, जहां पर माइनॉरिटीज की संख्या जो है एक साथ आजाद हुए ना, आप अलग हो गए ना। क्या किया है माइनॉरिटीज का आपने? तो मानवता की बातचीत मत किया करिए सर। पूरा बोलने तो दें प्लीज। हाँ 30 सेकंड और बोलिए, मैं ललित भाई आपके पास आ रहा हूं। आप अपने देश की चलिए 30 सेकंड और डॉक्टर इरशाद दिया, 30 सेकंड बोलिए। आप चौधरी साहब की इज्जत नहीं रख सकते। कर्नल मैं सर, आपको कैसे बोलने कर्नल दूं? सर आ रहा हूं आपको डॉक्टर कैसे इरशाद बोलने 30 दूं? सेकंड इरशाद करिए। देखिए चौधरी साहब जो है, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए उस बंदे को बांग्लादेश के लाए जो बंगाल से प्यार करता है, बंगालियों से प्यार करता है। ललित अंबरदार बोलिए। आप चौधरी को ले आते हैं। जी बोलिए ललित साहब। हमारी गलती है, हिंदुस्तान की गलती है, इंदिरा गांधी की उस वक्त की गलती है कि हमने 1 लाख फौजियों को हमने जाने दिया, बाइज्जत पाकिस्तान को वापस दे दिया। उनके ऊपर जेनोसाइड ट्राइब्यूनल के अंतर्गत इंटरनेशनल कानून के हिसाब से उन पर कानून चलना चाहिए था। Yes. 10 लाख रेप किए थे सर, 10 लाख रेप किए थे। और ये भी बताना चाहूँ उसमें ज्यादातर हिंदू थे जो उन्होंने बांग्लादेश में कत्लेआम किया था। और ये कह रहे हैं इंसानियत, पाकिस्तान के अंदर 24% थे हिंदू और सिख 1947 में। आज की तारीख में 1.5% है। मियां मिट्ठू 11 साल की लड़की को अगवा करवा के दूसरे दिन अपने मौलवी उसके बुरके में लाते कि मैं खुद अपने आप मुसलमान बन गया। ये है इनकी इंसानियत। बलूचिस्तान के अंदर लड़कों का रेप करवाते हैं लोग, केमिकल बमबारी करते हैं ये लोग। ये इंसानियत है इनकी। शिया लोगों को क्या हालत कर रखी है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। और ये कहते हैं, अरे सुनिए सर, आपका मुल्क गाना इस्लाम के नाम पे बना था और इस्लाम के नाम पे बर्बाद हो जाओगे। आप देख लीजिए, देखिए मेजर नदीम हिंदुस्तान में क्या क्या है वो आप सोच नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या क्या है सोच नहीं सकते हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए, दिखाएगी बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से शानदार का विरोध हो रहा है। आपकी मेरी स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है जो आरजू कह रही थी। लेकिन आरजू अभी थोड़ी देर पहले कहा गया इस डिबेट में कि अल्लाह देखेगा। ठीक है भाई, अल्लाह भगवान तो देखते ही देखते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अल्लाह क्या क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ कर नहीं रहे। प्लीज आरजू, जब पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ कर नहीं रहे, एक वर्ल्ड एक्सपो है तो 27 लोगों का डेलीगेशन, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, जापानी भी हैरान है कि एक एक्सपो में 27 लोगों का डेलीगेशन कोई लेकर आता है क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुल्क कंगाली में जा रहा है, कोई भीख देने को तैयार नहीं है, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, 27 लोग का डेलीगेशन लेकर चल दिया। नहीं देखिए, बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान में उसने हमेशा अपने खर्चे बहुत बढ़ाए हैं, चाहे उनके डेलीगेशंस जाते हों, चाहे उनके अपने पाकिस्तान में रहकर खर्चे हों, हमेशा से बढ़ाए गए हैं। कभी भी इन लोगों ने कम नहीं किए। तमाम जो टैक्स वगैरह या किसी किस्म की परेशानी है वो सिर्फ आम पब्लिक के लिए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी अगर इनसे बात करें तो ये कहेंगे जी इनको बड़ा दर्द है गरीबों का, जबकि गरीबों का ही खून चूस चूस के ये लोग पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। और किस तरह से जाते हैं ये भी सभी को पता है कि जब इमरान खान की बारी होती है तो शहबाज शरीफ आ जाते हैं, और जब नवाज शरीफ की बारी होती है तो इमरान खान आ जाते हैं, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जहां तक बांग्लादेश की बात की जा रही है तो ये बिल्कुल रिपोर्ट है कि उन्होंने लेटर दिया है, उन्होंने कहा है पाकिस्तान से माफी मांगने के लिए भी, और पार्टीशन के टाइम पे जो पाकिस्तान की तरफ फंड्स रहते थे वो फंड्स भी उन्होंने कहे आप चुप रहिए, मैं आपके टाइम पे नहीं बोली हूँ, लेट मी कंप्लीट, वो भी उन्होंने मांगे। उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी इधर रह गए बांग्लादेश में उनको भी आप वापस ले जाइए। और आप हसन निसार साहब को सुनिए, आप हमारे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट को सुनिए, आपको पता लगेगा कि 71 से पहले हमने क्या आरजू मेरे 2 सवाल हैं, छोटा मैं जवाब चाहूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। पहली बातचीत, इतना लंबा चौड़ा काफिला तो लोग कह रहे हैं कि शहबाज भी शायद लेकर नहीं जाते हैं कि खर्चे कुछ कम कर लें, नवाज शरीफ भी शायद लेकर नहीं जाते। सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही है कि मरियम इसलिए लेकर जा रही है क्योंकि आसिम मुनीर का हाथ है, भाई ले जाओ खर्चे करो, खजाना खुला है मरियम नवाज के लिए। ऐसा है क्या? देखिए ये भी तो हो सकता है कि इनको इशारा मिल गया हो कि भाई अब तुम लोगों का चल चला हुआ है, बैग पैक कर लो अपने, और तुम लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हो तो जल्दी जल्दी जितनी सैर सपाटे सब कर लो, जो आसपास अपने दोस्त और रिश्तेदार हैं उन्हें भी घुमा लो। ये तो नवाज शरीफ साहब का हमेशा से रहा है कि जब कभी वो पावर में आए उन्होंने अपने खानदान का एक एक आदमी उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है। अब इसाक डार मरियम नवाज शरीफ
आऊंगा डॉक्टर इरशाद, तुरंत इसके बाद आ जाऊंगा आपके पास, मेरे दो सवाल पूरे हो जाएंगे। चोर कौन है आजकल? और उसके वोट बाद चोर का फिर नारा लग कहते रहा है हैं पूरे कि इंडिया में, वोट जी चोर। यहाँ पर तो वोट से लोग आ रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि यहाँ पे कौन लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन और वोट से कोई आता है। ये तमाम के तमाम लोग लाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान में वोट का या इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। खामखा ही पैसा जाया करते हैं। इनको तो वैसे ही अनाउंस कर देना चाहिए। कल आरजू से ये आरजू अब आपके दूसरा प्राइम सवाल, मिनिस्टर हैं। आरजू दूसरा सवाल, जापान प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं। चोर तो इंडिया में नारा लग रहा है। डॉक्टर इरशाद 30 सेकंड और दे दीजिए, मेरा नदीम 30 सेकंड सेकंड और 30 सेकंड 1 मिनट, फिर उसके बाद आप दोनों के पास आ जाऊंगा। जापान तो प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं, उसके पहले मरियम नवाज पहुंच गई, इधर बांग्लादेश ये पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि ये भारत को घेरने के चक्कर में खुद ही घिरते जा रहे हैं। जो गड्ढा खोदा था उसमें पाकिस्तान खुद ही उस कब्र में दफन हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इनको भारत को पाकिस्तान घेरने की भी आना कोशिश चाहिए। कर रहे हैं। ये सिर्फ ये मुझे नहीं लगता कि भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। डेफिनेटली ये इस वक्त सैर सपाटे हो रहे हैं, क्योंकि लग यही रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कई बार कहा जा चुका है। अब तो सफाइयां तक देनी शुरू हो गए हमारे पार्लियामेंट के लोग, यहाँ तक कि इसाक डार साहब ने भी कहा था नहीं कमिट कहीं नहीं जा रही। अगर कहीं नहीं जा रही तो अब सफाइयां क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ तो आपको पता है 5 साल कोई कंप्लीट नहीं करता, तो इनके ऊपर भी शक है। मैं आरजू की बात को थोड़ा दूसरे तरीके से आपको टॉस करता हूं। भारत को घेरने के नाम पर सैर सपाटा आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आरजू के दरमियान में नहीं बोला, बाकी लोगों के दरमियान में मुझे 60 सेकंड देंगे। हाँ लीजिए लीजिए 60 सेकंड लीजिए, आपको टाइम ही तो दिया है अभी तक। पहले तो यह है कि मोदी जी के और अमित शाह के होते हुए किसी को भी गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं, पूरी कौम को गड्ढे में ये गिरा नहीं वो गड्ढा खोदा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर इरशाद। बस 30 सेकंड 10 सेकंड में एक लाइन बोलता हूं। आपने ठीक बोला कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के होते हुए किसी को गड्ढा खोदने की नहीं जरूरत है। गड्ढा खुदा हुआ है पाकिस्तान के लिए, उसी में गिरेगा पाकिस्तान। बोलिए आगे। मैंने कहा था 60 सेकंड, आप आधा सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सके मुझे, क्योंकि सच सुन नहीं सकते हैं आप लोग, ना सच बोल सकते हैं। ये बोलिए बोलिए। अरे भाई आरजू शोएब का सच आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आरजू कह रही थी कि जी लाहौर लश्कर लेकर के मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब जापान गई मोदी जी के जाने से पहले। ये बात इन्होंने की। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अगर ये पंजाब जाए, अगर ये उसकी सैर करें, इन्हें मालूम पड़े कि जापान जैसा पंजाब बन गया कि नहीं बन गया 1 साल में। अभी जापान से और चीजें देखें, किसी भी चीज को तज़ीनो आराइश करने के लिए हमें सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, लोगों को लाना पड़ता है। वैसे नहीं ये तो बड़ा इमोशनल वाला प्रोग्राम हो गया। तो देखिए पंजाब को जापान बना दिया उन्होंने तो। प्रॉब्लम है, क्या बात है। जापान जैसा खूबसूरत बना रहे हैं कि नहीं। आप सुनेंगे तकलीफ बड़ी है आप लोगों को, इंडियंस को ये प्रॉब्लम है कि दूसरे को सुनते बड़ी जलसी हो रही है जी। आपकी हालत देखे बड़ी जलसी है। अरे साहब आपने तो कॉमेडी शो बना दिया है। अच्छा नहीं वो कॉमेडी शो तो बना ही देते हैं। एक बार सुन लीजिए डॉक्टर इरशाद को 30 सेकंड और दीजिए। देखिए कैसे वो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके लोगों पर वो नमक कैसे छिड़क रहे हैं। आरजू भी हंस रही है। बोलिए पाकिस्तान का पंजाब जापान जैसा, ताली बजाते हैं बोलिए, जरा हंसी भी आएगी। बोलिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की कोई जगह, पंजाब में तो आपके हिंदुस्तान के पंजाब में तो खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, शर्म करें उसी को संभालने से। नहीं मेरा पंजाब तो जब खूबसूरत बन रहा है। हिंदुस्तान के पंजाब में कभी नारे नहीं लगते भाई। आप अपने टट्टुओं से, भारी के टट्टुओं से नारे लगवाते हैं बाहर जाकर। हम किसी की बेबसी पे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम सच बोलने आते हैं, सच बोलते रहेंगे। आरजू जैसे बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पंजाब खूबसूरत आज क्या हो रहा है जी? आज क्या हो रहा है? दिल्ली में बताएं क्या हो रहा है? दिल्ली में बताएं क्या हो रहा है? वोट चोर का नारा लग रहा है। क्या हो रहा है आज? कितने गिरे पाकिस्तानी? कोयटा में इंडिया के एजेंटों को मारा जा रहा है। बिल्कुल मैंने कल उस दिन आपसे पूछा था, नजम सेठी क्या हिंदुस्तानी है? नजम सेठी ने बलूचिस्तान की लिबरेशन वॉर शुरू की थी, याद है आपको? जो आपका पंजाब का चहीता आजकल है, नजम सेठी पाकिस्तानी, मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी, दिलीप दास पाकिस्तानी, तीनों को पड़ गया था, लेकिन दिलीप दास को मार दिया क्योंकि वो हिंदू था, पाकिस्तानी हिंदू था। लेकिन नजम सेठी जाके आज वो आपका चाचा ताया बना हुआ अभी पाकिस्तान का। ये मत भूलिएगा, बलूचिस्तान के जो है ना, ठीक है आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए 30 सेकंड, फिर मैं आरजू आ रहा हूं। पंजाब और जापान बना रहा हूं, याद रखिए। अरे नहीं सर 60 सेकंड नहीं, आपको तो आज सबसे ज्यादा समय मिला है। डॉक्टर इरशाद जाते जाते और दे दूंगा। इरशाद 1 सेकंड, मैं आपके नदीम साहब को जज बनाता हूं। आपने बोला ना जापान बनाए, नदीम दिल पर हाथ रख के सच बोलना, मुनीर ने ये बोला था या नहीं कि कचरे का डंपर है?
नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला। मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता मैंने हूँ। नदीम को जज बनाया, आप कहां से बीच में आ गए? अरे मेरे आपका आर्मी पाकिस्तान चीफ का, ने कहा था। आपका पाकिस्तान का जाबाज सुने सिपाही क्यों ना डिसाइड करे? ना ना ना, सुने मेरी- पाकिस्तान में सुने, हमेशा से मार्शल लॉ मैं रहा भी- है। मैं भी अभी भी पाकिस्तान आपके का मेरे सिपाही हूं। डिबेट के बीच में सिर्फ और सिर्फ नदीम बोलेगा। देखिए जज उसको बनाया है, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का भरोसा सिपाही हूं, एक रखिए। लफ्ज आपसे जवाब ज्यादा दे रहे। जाबाज है, आपसे आपको ज्यादा जवाब जाबाज दे है। रहे। कर्नल आप उसके कर्नल सामने शैलेंद्र, मेरी जितना- रिक्वेस्ट है 10 सेकंड इनको भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के सिपाही 10 सेकंड बोल 10 सेकंड इनको भी सुन लीजिए। मार्शल लॉ तो है, लेकिन वो नेता को क्या करें, आगे कर देते हैं। तो यहां भी नेता को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 10 सेकंड पहले इनको बोलने देते हैं। बोलिए। मैं बताता हूँ, देखिए मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने आप लोगों से बड़ी मोहब्बत भरी अर्ज की कि हम कंक्रीट का ट्रक है और आप नाजुक सा फूल है, हम चढ़ेंगे तो आपकी फूल की पत्ती अरे नहीं भाई, मर्सिडीज नाजुक फूल नहीं होती है। दिक्कत है कि तुलना हम नहीं कर पाते हैं। मर्सिडीज मतलब इकोनॉमी की हाईवे पर दौड़ती हुई एक ऐसी तस्वीर जिसको हर कोई पाना चाहता है। सच्चाई का आप नहीं सामना समझ पा रहे करिए। हैं। जो कौम अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम की औलाद समझती है, जो कौम अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम की औलाद समझती है, उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? जिनका हाफिज सईद इनका नेशनल एसेट है, इनका ओसामा बिन लादेन नेशनल एसेट है, और उसी जिसने ये डिक्लेयर कर दिया, उसी की जान के पीछे मुझे वक्त इतना ही है। एक बात कहते हुए कि सर, जो कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे, जो ललित अंबरदार कह रहे थे कि नेशनल एसेट आप हाफिज सईद को बनाते हैं, यही दिक्कत है कि आप ट्रक के आगे, वो भी कचरे वाले ट्रक के आगे नहीं सोच पाते। फिर मर्सिडीज आपको लगता है कि बेकार है।